नमस्कार। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर भारतीय संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले हमने संघवाद की कुछ जो विशेषताएं हैं भारत में उसको देखा था, जैसे उसकी एकात्मक व्यवस्था और उसकी कुछ संघात्मक व्यवस्था। तो इन सभी विशेषताओं को देखकर हमने ये नोटिस किया कि भारत है वो न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक है, बल्कि हमने मिश्रित प्रणाली को अपनाया है। इसी प्रणाली को देखते हुए बहुत सारे इसके आलोचक भी हैं और बहुत सारे समर्थक भी हैं। जैसे संविधान में केंद्र और राज्यों का जो शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय, लिखित और कठोर संविधान, द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना आदि ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो संघात्मक होने की पुष्टि करती है। दूसरी ओर केंद्र और राज्यों की अपेक्षा केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्रदान करना, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और राष्ट्रपति के प्रति उनका उत्तरदायित्व, और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, नीति आयोग का केंद्रित होना, एकल नागरिकता, राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में केंद्र का हस्तक्षेप, ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो इसको एकात्मकता की ओर ले जाती है। इसी को देखकर हम या कुछ विद्वान हैं वो इसको एकात्मक बोलते हैं, कुछ इसको संघात्मक बोलते हैं, और कुछ ऐसे विद्वान हैं इसको अर्ध संघात्मक क्वेसी फेडरल भी बोलते हैं। जैसे डी बसु ने कहा है, भारतीय संविधान को एकात्मक तथा संघात्मक प्रणालियों का मिश्रण डी बसु ने बताया है, परंतु BKRV राव ने ऐसी प्रणाली को केंद्रीकृत संघवाद का नाम दिया है। ग्रैनविल, ऑस्टिन तथा AH बर्च ने इस व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया है। वहीं ऑस्टिन सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती है, किंतु राज्य सरकार अपने क्षेत्र में दुर्बल होती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भारत है वो अर्धसंघ वाली व्यवस्था को अपनाए हुए है। इसके लिए कुछ तथ्य भी है, कुछ पॉइंट भी है। जैसे राज्यपाल का पद जो ये दिखाता है कि भारत एक सहकारी संघवाद है। राज्यपाल का पद पोस्ट ऑफ गवर्नर, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श पर की जाती है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और केंद्रीय सरकार के परामर्श के द्वारा की जाती है। और यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इसकी रिपोर्ट भी वो राष्ट्रपति को देता है। यह वैधानिक मुखिया और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक लाभकारी साधन सिद्ध होता है, जिससे हम इसको सहकारी संघवाद कह सकते हैं। अब नेक्स्ट विशेषता, प्रत्येक राज्य में राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन, ये गलत छप गया है। राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, और राज्यपालों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में राज्यपाल हैं वो अपनी समस्या और अनुभव है
और वो एक दूसरे राज्यपालों के साथ बांटते हैं। इस प्रकार का सम्मेलन भी राज्य और केंद्र के बीच में सहयोग स्थापित करता है। इसी तरह संकट काल की घोषणा, प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी। संकट काल की घोषणा आपको पता ही है, आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति है वो संकट की घोषणा कर सकता है। यानी जब देश पर किसी भी तरह के कोई संकट आता है, यानी बाह्य आक्रमण होता है, या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो फिर ऐसे में राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी घोषित कर देता है। तो इसमें भी हालांकि राज्यों का और केंद्र का जो क्षेत्राधिकार है वो अलग अलग निश्चित किया गया है, लेकिन फिर भी केंद्र का ये दायित्व रहता है कि वो उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को देखे। तो इससे भी आपसी सहयोग की भावना बनी रहती है और एक सहयोगी संघवाद का निर्माण होता है। राज्यों के क्षेत्राधिकार में केंद्र का हस्तक्षेप, जैसे आपको पता ही है, आर्टिकल 250, 252, 249, ये कुछ आर्टिकल है जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो देखे हैं, जिसमें कि केंद्र है या संसद है, संसद राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 250 या 252, जिसमें या तो ये सिद्ध हो जाए कि ये विषय है, राज्यसभा अपने बहुमत से ये सिद्ध कर दे कि ये विषय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, या फिर दो या दो से अधिक राज्य किसी विषय पर संसद को कहे कि आप हमारे लिए कानून बनाओ, तो उसमें फिर राज्यों का क्षेत्राधिकार है वो केंद्र के पास चला जाता है। तो इससे भी हम देखते हैं कि एक आपसी सहयोग बना रहता है। एक आपसी सहयोग बना रहता है। तो ये भी एक सहयोगी संघवाद की स्थापना के कुछ टूल्स हैं। एक ही संविधान का होना, जैसे हमारे यहाँ एक ही संविधान है राज्यों का और सेंटर का, एक ही संविधान है, वो ही सर्वोच्च है। अलग अलग संविधान की विशेषता नहीं की गई है, जैसे यूएसए, अमेरिका में अलग अलग संविधानों की विशेषता की गई है, वहाँ राज्यों का अलग होता है और केंद्र का अलग है। लेकिन हमने हमारे संविधान को सर्वोच्च घोषित किया गया है ताकि किसी भी तरह का विवाद है वो आसानी से सुलझाया जा सके। इसलिए हमारा संविधान में सहयोगी संघवाद की स्थापना की गई है। इकहरी नागरिकता, वित्त आयोग, नीति आयोग। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान है उसमें इकहरी नागरिकता की विशेषता की गई है, यानी हम सभी भारत के नागरिक हैं, भारत के
नागरिक हैं किसी राज्य के नहीं हैं। यूएसए में हर व्यक्ति को दो तरह की नागरिकता मिलती है, पहली स्टेट की और फिर सेंटर की। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, तो वो भी एक सहयोगी या संघात्मक व्यवस्था, सहकारी संघात्मक व्यवस्था का निर्माण करता है। वित्त आयोग यानी हमारे यहाँ राज्य है वो सेंटर पर वित्त के लिए डिपेंड है। इस वजह से एक वित्त आयोग का निर्माण हर 5 वर्ष में के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो और वो वित्त आयोग है वो राज्यों और केंद्र के बीच जो टैक्स हैं और जो वित्त है उसके बंटवारे का काम करता है। कैसे, कितना हिस्सा किस राज्य को मिलेगा और कितना सेंटर को मिलेगा, ये सारा काम वित्त आयोग देखता है। इसी तरह एक नीति आयोग है। नीति आयोग जो पहले एक योजना आयोग था, उसके विकेंद्रीकरण की बात चल रही थी, तो उसके स्थान पर एक नीति आयोग का निर्माण किया गया। नीति आयोग का निर्माण किया गया जो देश में गांवों के लिए, जिलों के लिए, राज्यों के लिए जो वित्त की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए और जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण करता है, योजनाएं बनाता है। और इस नवगठित नीति आयोग की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के की गई है कि इसके द्वारा एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की जा सके, एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए, साथ ही साथ तदनुरूप राज्यों ने उसकी अपनी क्षमताओं, समस्याओं के अनुसार तर्कसंगत योजनाओं का प्रारूप बनाने के लिए कहा जाए तथा इस प्रारूप का ज्ञान के थिंक टैंक से परिमार्जित कर योजना को अंतिम रूप दिया जाए। एक चुनाव आयोग, इकहरी न्याय व्यवस्था चुनाव आयोग, यानी हमारे यहाँ चुनाव जो न्याय व्यवस्था है वो इकहरी है। यूएस से जैसे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ऊपर एससी, फिर उसके नीचे एचसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर तहसील लेवल पे जो सेशन न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय और सबसे नीचे ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी नीचे से ऊपर सारे एससी के प्रति लायबल होते हैं, इसके अधीन उत्तरदायित्व इनका रहता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये भी एक सहयोगी संघवाद का लक्षण है। वैसे उसी तरह चुनाव आयोग, हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग का निर्माण किया गया है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग का काम राज्य विधानसभा और संसद के लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कंडक्ट करवाना है। तो चुनाव आयोग है, यानी हमारे यहाँ हर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, किसी दूसरी बॉडी के द्वारा
नहीं करवाया जाता है। तो एक ही चुनाव आयोग के द्वारा राज्यों का और केंद्र का चुनाव करवाया जाता है। तो एक ये सहयोगी व्यवस्था का निर्माण यहाँ होता है। चुनाव आयोग है वो केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग को बढ़ाता है। उसी तरह अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, जिसको हम IAS सर्विस बोलते हैं, जिसकी नियुक्ति है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है, यानी सेंटर से की जाती है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करने वाला एक प्राधिकारी होता है, राष्ट्रपति के नाम पे उनकी नियुक्ति होती है। और ये एक तरह से सेंटर के कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति, उनको हटाना, प्रमोशन सभी सेंटर यानी UPSC के तहत होता है। और ये एक सेंटर के अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये सेवाएं भी राज्य में एक ऐसी सेवाएं हैं जो सेंट्रल सरकार की सेवाएं हैं और जो सेंटर के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये भी एक विशेष तरह की व्यवस्था है। साथ ही साथ विशिष्ट क्षेत्रीय परिषद और प्रशासनिक परिषद का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। जैसे विशिष्ट क्षेत्रीय परिषद है, नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी एक तरह से केंद्र एवं राज्यों के बीच में सहयोगात्मक प्रावधान है। समय समय पर विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदों का गठन निश्चित कार्यकाल के लिए एवं किसी विशेष क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यानी विशिष्ट क्षेत्रीय परिषद का निर्माण है वो PM के द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल कौन कौन होते हैं? CM और राज्यपाल उसमें सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल किसके होंगे? हर छात्र नहीं होंगे, बल्कि UT के ही राज्यपाल होंगे। साथ ही साथ इन संघीय क्षेत्रों के नियोजन में सहभागिता को बढ़ाया जाता है। उसी तरह प्रशासनिक परिषद का भी यहाँ निर्माण किया गया है। नीति आयोग के अंतर्गत ही प्रशासनिक परिषद का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसमें सदस्य होते हैं। इस तरह प्रशासनिक परिषद अपनी क्षमताओं एवं समस्याओं के बारे में तर्कसंगत योजना निर्माण में राज्यों के सहयोग को महत्व दिया जाएगा। यानी इस तरह एक प्रशासनिक परिषद है जो राज्यों की मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल हैं उनसे मिलकर, UT के जो राज्यपाल हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें सहयोगी संघवाद की ओर ले जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी विशेषताएं हैं जो सहयोगी संघवाद, उसको हम नहीं बोलते। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 356 का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद में बार बार प्रयोग और राष्ट्रपति शासन संकटकालीन शक्तियों में संघीय ढांचा वो एकात्मकता में बदल जाता है। कहने का मतलब सेंटर है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब सेंटर को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे ऐतिहासिक अनुभव। यानी ऐतिहासिक अनुभव, जब हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का शासन होता था, तो जब हमारा शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था असफल हुई है, यानी जब केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर हुआ है, तब तक हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी शासन की यहाँ स्थापना हुई है। तो उसको देख के हमने शक्तिशाली केंद्र का प्रारूप अपनाया है। आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। यानी राज्य केवल अपनी स्वयं के लेवल पर सामाजिक आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते, इसके लिए भी
एक शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक है। देश में विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए भी एक शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनका निपटारा केवल राज्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता। भारत की अखंडता को खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है जिसमें बहुत से धर्मों के, जाति के और हमारे पड़ोसियों की बदौलत हमें अपनी अखंडता की खतरा हमेशा महसूस होता रहता है। तो उसको, अखंडता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी था। शक्तिशाली केंद्र समय की मांग थी। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारी रियासतें थी और बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे। तो उस समय की डिमांड थी कि एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ शक्तिशाली केंद्र की परंपरा उस समय चल रही थी। भारतीय रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए भी शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक था। और बहुत संविधान सभा के जो कुछ सदस्य थे वो एकात्मकता की प्रणाली के पक्ष में थे, इसलिए हमने न तो एकात्मकता को रखा और न संघात्मकता को, बीच की व्यवस्था को हमने अपनाया है। तो ये हमारा आज जो संघात्मकता का फेडरल सिस्टम वाला टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और सभी इसको देखें।